like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि मीमो हैजुन एंड यून को इतने क्लोज देख काफी ज्यादा हैरान हुई और वो सभी बातें सुन लेती है जब यून ने बोला कि वो हैजुन को फिर से अपना बनाना चाहती है, मगर हैजुन इस बात पर कोई जवाब देता ही नहीं। मगर फिर बाद में मीमो को भी वहाँ खड़ा देख बहुत बुरी तरह शॉक रह गया, जिसके बाद अब बस फिर होना क्या था, मीमो और हैजुन की बहुत देर तक लड़ाई हुई, जहाँ जब लास्ट में मीमो पूछती है कि क्या अब भी तुम दोनों के बीच कुछ है, तो इस पर हैजुन ने गुस्से से हाँ में जवाब दिया कि हाँ डेफिनेटली हम दोनों के बीच कुछ है। और तुम यून की छोड़ो अपनी बताओ, यानी क्या तुम खुश हो मेरे साथ? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं, इसलिए अब हमें सोच समझ कर ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया, मगर मीमो को ये सब बातें बहुत बुरी तरह हर्ट हुई। अब नेक्स्ट सीन में डोंगमी, जिसे जब जैसे पता चला कि लीवुक मैरिड है, यानी उसका कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं था, इसलिए इन बातों को जानकर डोंगमी हैरान रह जाती है। और फिर अब हमें लीवुक के बारे में बताया गया कि वो कितना बुरा इंसान है, जो कि पहले सामान बेचने के बहाने लड़कियों से मिलता है और फिर उन्हें पटाकर उनसे पैसे हड़प लेता है, जिस काम को वो काफ़ी टाइम से करता हुआ आ रहा है ताकि ऐश की ज़िंदगी जी सके। इसलिए प्रेजेंट में डोंगमी ने उस स्कार्फ को जला दिया जो उसे लीवुक ने गिफ्ट किया था। एंड देन वापस घर आकर बहुत बुरी तरह रोने लगी। एरान बोलती भी है कि प्लीज़ ऐसे मत रो एंड डोर ओपन करो, मगर डोंगमी बेचारी, जिसका बहुत बुरी तरह दिल टूटा हुआ है, वो रोना बंद करती ही नहीं। एंड देन वो टाइम याद करने लगी जब कॉलेज टाइम में उसको उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था। यानी डोंगमी उस दिन अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मगर तभी उसने अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देखा, जिससे वो डोंगमी की बहुत सारी बुराइयां कर रहा था कि मैंने अभी तक डोंगमी को सिर्फ इसलिए डेट किया है क्योंकि वो फेमस ग्रुप एंजल की मेंबर थी, मगर अब उसके साथ इतने दिन रहकर मैं समझ चुका हूँ कि वो एक बहुत बड़ी लूज़र है जिसे कभी लव पार्टनर नहीं मिलेगा। यानी तुम खुद देखो कैसी है वो, एकदम आंटी टाइप। तो तब ये बातें सुन डोंगमी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था, इसलिए प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोच सोच कर वो और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी। एंड वही सॉन्गसू फाइनली अपनी डेट पार्टनर से मिला, मगर वो उसे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आती क्योंकि वो लड़की काफ़ी घमंडी थी। मगर तभी आहिन भी उस जगह पहुंच गई जो कि नाराज़ थी कि अगर सॉन्गसू मीमो पर से गिव अप कर चुका है तो फिर डेट जैसा चांस उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों को क्यों दे रहा है। यानी कि सॉन्गसू के दिल में उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं, 1% भी नहीं। तो इस पर सॉन्गसू ने फिर से आहिन को सॉरी बोलकर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसका दिल कभी आहिन के लिए धड़का ही नहीं, इसलिए वो उसे झूठा दिलासा नहीं देना चाहता है। दूसरी तरफ यून जब हैजुन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो चिढ़ के बोलता है कि आज के बाद अपनी आँख की गंदगी खुद से निकालना, मुझे इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। और फिर वहाँ से चला गया। तो तब फर्स्ट टाइम हैजुन को इतने गुस्से में देख यून डर गई एंड वापस अपने ऑफिस आकर वो दिन याद करने लगी जब हैजुन और यून दोनों हस्बैंड वाइफ थे। एक्चुअली हैजुन कभी यून की फिक्र नहीं करता था, यानी वो लेट घर आए या किसी और लड़के के साथ ड्रिंक करे, इन बातों से कभी हैजुन को कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इसलिए यून कहती है कि तुम्हारे पास बिल्कुल दिल नहीं है, क्योंकि अगर होता तो तुम इन बातों से जेलस होते और मुझ पर अपना हक जताते। मगर वहीं हैजुन का ये बोलना था कि वो यून पर ट्रस्ट करता है, इसलिए उससे कभी कुछ पूछता नहीं। वेल ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद अब हमें मीमो को दिखाया गया जो कि हैजुन के गम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही है। एंड वहीं सॉन्गसू ने आहिन को लास्ट गुड बाय हक किया, ये कहकर कि तुम मुझसे भी अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हो। और फिर जब जैसे बिल्डिंग वापस आया कि तभी मीमो को नशे की हालत में पड़ा देख शॉक रह गया। सॉन्गसू मीमो को उठाता है एंड उससे उसका डोर पासवर्ड पूछने लगा, मगर मीमो हर बार गलत पासवर्ड बता रही थी। एंड देन तभी वहीं पर वॉमिटिंग कर देती है। तो तब ये सब देख सॉन्गसू के होश उड़ गए कि तभी इनकी बिल्डिंग का एक ऐसा व्यक्ति जिसे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो सॉन्गसू को फोर्स करने लगा कि अभी इस गंदगी को साफ करो। तो फिर अब बस होना क्या था, सॉन्गसू ने पहले मीमो को अपने बेड पर लिटाया एंड देन बाहर आकर उसकी वॉमिटिंग को क्लीन करने लगा।
पड़ोसी पूछता है मगर इतनी रात में तुमने शेड्स क्यों पहने हैं? तो इस पर उसने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं मीमो की वॉमिटिंग देखकर उसकी इमेज अपनी नज़रों में ख़राब नहीं करना चाहता। मगर तभी कुछ उठाकर बोलता है कि अरे ये क्या, मीमो ने आज नूडल्स खाए थे? तो तब ये सुन पड़ोसी बहुत गंदे मुंह बनाते हुए वहाँ से भाग गया। घर के अंदर मीमो, जो कि नींद में सोंगसू के घर को अपना घर समझ रही थी, इसलिए वो गर्मी लगने पर अपने सभी कपड़े उतार देती है। और वहीं सोंगसू भी जब जैसी बाथ लेने के बाद वापस अपने रूम आया तो तब मीमो को ऐसी हालत में देख शॉक रह गया। इसलिए उसने बहुत कोशिश की मीमो को हाइड करने की, मगर मीमो अपनी आदत से मजबूर खुद को ब्लैंकेट में कवर होने नहीं देती है। अब हम एरान को देखते हैं, जो कि डोंगमी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो उसके पास आकर सो गई कि तभी रात में डोंगमी को एक ऐसा सपना आया जिसके अंदर उसे एक कपिट दिखा, यानी वो लोग जो लव विश पूरे करते हैं। कपिट डोंगमी से एक एरो चूज करने को कहता है, मगर जब भी डोंगमी किसी न किसी एरो को चूज कर रही थी तो तब वो उसे लेने ही नहीं देता कि नहीं, ये वाला लड़का तुम्हारे लायक नहीं क्योंकि इसका ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और नहीं तुम इस वाले को भी चूज नहीं कर सकती हो क्योंकि इसे आंटी दिखने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। तो तब डोंगमी ने गुस्से में आकर उन सभी एरो को फेंक दिया और कपिट को काफी कुछ सुनाया कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, यानी अगर तुम्हें मुझे कोई बॉयफ्रेंड दिलाना ही नहीं है तो तुम यहाँ आए ही क्यों? तो इस पर कपिट अपनी गलती मानते हुए बताने लगा कि माफ़ करना, एक्चुअली मैं अभी इस लाइन में नया हूँ, इसलिए अपनी जॉब सही से पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मुझे बस 1 हफ्ता दो, यानी 1 हफ्ते बाद मैं अच्छे से ट्रेन होके वापस आऊँगा और तुम्हें एरो दे के जाऊँगा। और फिर तभी उड़ने की कोशिश करने लगा, मगर वो उड़ ही नहीं पा रहा था, इसलिए डोर से वापस चला गया। तो तब डोंगमी खुद को शांत कर वापस से सोने जाने लगी कि तभी उसे एक एरो दिखा जो कि वहीं रह गया था, इसलिए वो उसे बहुत प्यार से अपने पास लेकर सो जाती है। और वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग मीमो, जो कि अब भी सो रही थी, तो तब उसे हैजुन की कॉल आई पूछने के लिए कि आखिर तुम डोर ओपन क्यों नहीं कर रही हो। तो ये सुन वो कहती है कि नहीं, मैं तो घर में ही हूँ। मगर तभी खुद को सोंगसू के अपार्टमेंट में देख मीमो के होश उड़ गए। वो जल्दी से भागती हुई बाहर आई और हैजुन को अपने डोर के सामने खड़ा देख शॉक होने लगी, मगर फिर हैजुन को वहाँ से जाने का बोलती है, ये कहकर कि मैं अब भी गुस्से में हूँ जिसे तुम इतनी आसानी से नहीं मना सकते, इसलिए दफ़ा हो जाओ। तो तब हैजुन वहाँ से चला गया। मीमो अब जब रियलाइज़ करती है कि वो अपनी नाइटी में है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई, जिसकी चीख सुन मिनवू और सोंगसू दोनों ही उठ गए। सोंगसू बाहर आकर पूछने लगा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मगर मीमो उल्टा सोंगसू पर ही गुस्सा करने लगी कि जैसे वो जानबूझकर मीमो को अपने घर लाया। मगर जब सारी बात क्लियर हुई कि मीमो रात को नशे की हालत में खुद यहाँ आई थी, तो तब मीमो सोंगसू को सॉरी एंड थैंक्स कहकर भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में चारों फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, यानी मीमो जिसे हैजुन का गम है, डोंगमी जिसे लीवुक का गम है, एंड एरान जो कि अभी तक बैंक को उल्टा सीधा बक रही थी। मगर जब बैगदा ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो तब ये बात सुन उन तीनों के ही होश उड़ गए। बैगदा उन्हें वार्न करती है कि देखो, कोई भी रोएगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी सभी की साइड से बहुत ज़्यादा रो चुकी हूँ। तो तब वो सभी इमोशनल हो गई क्योंकि बैगदा का दुख इन तीनों से बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ तीनों बैगदा के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करने लगी। अब नेक्स्ट डे सोंगसू मीमो को कॉल कर पूछता है कि क्या तुम्हें भी स्कूल से इनविटेशन आया है। तो इस पर जब मीमो हाँ बोलती है, तो तब सोंगसू उससे साथ में स्कूल चलने के लिए पूछने लगा। तो तब मीमो मान गई, जिसके बाद अब जब जैसी रात हुई तो तब ये तीनों बैगदा की सर्जरी से पहले उससे मिलने आई, जहाँ इन चारों ने बहुत ज़्यादा डांस किया, सिंगिंग की, अपनी ओल्ड वीडियोस देखी, यानी कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया ताकि बैगदा ऑपरेशन से पहले थोड़ा अच्छा फील कर सके। देन नेक्स्ट डे मीमो बैगदा के बेटे योंग को स्कूल से लेने आई, ये बताकर कि तुम्हारी मॉम वेकेशंस पे गई हैं, इसलिए अब से मैं तुम्हें लेने आया करूँगी। मगर जब योंग मानता नहीं, ये बोलकर कि मुझे पता है कि मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से, इसलिए अब शायद कोई भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो तब मीमो को योंग की ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग गलत लगी, इसलिए वो योंग को सारा सच बता देती है। देन योंग अब सब कुछ जानकर कि उसकी मॉम को कितनी बड़ी बीमारी हुई है, इसलिए वो उन्हें हक कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा एंड सॉरी कहता है।
अपने अभी तक के सब बैड बिहेवियर के लिए। तो तब जाके बैगदा को शांति आई, क्योंकि अब फाइनली योंग अपनी मॉम से फिर से प्यार जो करने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान टाई जब जैसी वापस घर आया तो तब उसे पूरा घर खाली मिला। इसलिए वो सोचने लगा कि बैगदा जा चुकी है, क्योंकि डिवोर्स पेपर पर साइन के बाद फाइनली इन दोनों के बीच डिवोर्स हो चुका है। मगर तभी योंग को रोता हुआ देख टाई हैरान रह गया एंड पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, यानी तबीयत ठीक तो है तुम्हारी। तो तब योंग ने बैगदा की सारी कंडीशन अपने फादर को बताई, जिसे सुन टाई को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा। इसलिए वो अपने रूम आकर बहुत ज़्यादा उदास होने लगा और बैगदा की वो सब बातें याद करता है जब वो उससे लास्ट टाइम हक करने के लिए पूछ रही थी। मगर टाई ने बैगदा को काफ़ी कुछ सुनाने के बाद हक करने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए इन बातों को प्रेजेंट में सोच सोच कर बेचारा टाई काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि बैगदा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है। अब नेक्स्ट सीन में हम लीवुक को देखते हैं, जिसे अपनी नेक्स्ट शिकार मिल गई, यानी अब वो किसी और लड़की को पटाकर डेट कर रहा है। मगर तभी फुल एटीट्यूड के साथ डोंगमी एंड एरान ये दोनों भी वहां आ गई लीवुक का बैंड बजाने के लिए। जहां डोंगमी लीवुक पर गंदा पानी फेंकती है तो वहीं एरान उस पर व्हाइट पाउडर। तो तब लीवुक भड़क गया कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रही हो। और जब जैसे डोंगमी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, मगर तभी इन दोनों के बॉडीगार्ड्स को देख वहीं नीचे बैठ गया, क्योंकि अब जाहिर है वो दोनों विदाउट प्लानिंग थोड़ी ना यहाँ आई होंगी। डोंगमी लीवुक को काफ़ी कुछ सुनाने के बाद उससे अपने पैसे वापस मांगने लगी, ये कहकर कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करा दूंगी। क्योंकि वो क्या है ना, मुझे तुम जैसों पर अपना एक भी पैसा छोड़ना मंजूर नहीं। तो तब वो गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। एंड वही एरान लीवुक की न्यू गर्लफ्रेंड को भी लीवुक के बारे में वार्न कर वहाँ से भगा देती है। एंड देन दोनों फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट डे बैगदा सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम जा रही है, इसलिए उसने अपने बेटे को टाइटली हग किया। देन अंदर आकर सर्जरी स्टार्ट हो गई। सभी लोग बाहर बैठकर वेट कर रहे थे और फिर आफ्टर सर्जरी बैगदा के पास उससे मिलने आए। और वहीं टाई डॉक्टर यून से आकर मिला बैगदा के बारे में जानने के लिए, जिसे यून बताती है कि सर्जरी तो अच्छे से रही, मगर अब असली इम्तिहान अब शुरू होगा। यानी आपको पता है ना कि ब्रेस्ट एक लड़की के लिए क्या मायने रखता है, इसलिए आपका 1% रूड एटीट्यूड भी उसे इफेक्ट करेगा। यानी वो अब से खुद को बहुत ज़्यादा डाउन फील करने वाली हैं, जिन्हें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सुन टाई चुप हो गया, मगर फिर बाद में बैगदा को छुप छुप कर देखने आया, मगर बिल्कुल भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब नेक्स्ट सीन में ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद मीमो सोंगसू के साथ स्कूल इवेंट जाने के लिए तैयार है, मगर वो पूरे रास्ते उससे कोई बात नहीं करती, बल्कि बस हैजुन की फोटो देखती जाती है। जिसके बाद अब ये दोनों फाइनली स्कूल इवेंट आ गए, जो कि बहुत अच्छा रहा। यानी इन दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। बट अब बताया जा रहा है कि रात में बहुत भारी स्नो पड़ रही है, इसलिए मीमो परेशान थी कि अब वो वापस घर कैसे आएगी। मगर मीमो से भी ज़्यादा परेशान हैजुन था, क्योंकि न्यूज़ में बताया जा रहा था कि सरकार ने सभी रोडों को बंद करा दिया है। एंड जब जैसे ही हैजुन को पता चला कि मीमो और किसी के साथ नहीं बल्कि सोंगसू के साथ है, इसलिए यहाँ वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगा। स्कूल वालों ने मीमो और सोंगसू को रुकने के लिए एक रूम दिया, मगर मीमो नाराज़ थी कि हम दोनों एक ही रूम में कैसे रहेंगे। और फिर रात के ठीक 12 बजे स्कूल का राउंड लगाने लगी, यानी सभी क्लासरूम्स को देख रही थी कि स्कूल अब कितना बदल चुका है। एंड देन लास्ट में वो साइंस रूम में आई, पर तभी अचानक सभी लाइट्स चली गई। ऊपर से साइंस रूम का डोर भी ओपन नहीं हो रहा था। तो तब मीमो को लगने लगा कि शायद ये सब सोंगसू जानबूझ के कर रहा है, मगर सोंगसू अब भी अपने रूम में ही है। कि तभी सोंगसू को मीमो के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए सोंगसू जल्दी से भागता हुआ मीमो को सब जगह ढूंढने लगा, जहां उसे फाइनली मीमो मिल गई, जो कि स्केलेटन को भूत समझकर ज़मीन पे बेहोश पड़ी हुई थी। इसलिए सोंगसू मीमो को वापस नीचे ले आया, जहां सिटी डॉक्टर बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, ये शॉक की वजह से बेहोश हुई हैं, यानी इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। तो तब जाके सोंगसू की जान में जान आई। डॉक्टर के जाने के बाद सोंगसू ने मीमो को अपने दिल की बात बतानी शुरू कर दी,
क्योंकि उसे पता है कि मैं ये सब मीमो के होश में रहते हुए नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए क्यों ना बेहोशी की हालत में ही सब सुना दूं। इसलिए वो फाइनली मीमो से कन्फेस कर देता है कि वो मीमो को कितना ज़्यादा पसंद करता है, वो भी अब से नहीं, उन दोनों के बचपन के टाइम से। एंड ये भी बता देता है कि उस दिन हमारा रोमियो और जूलियट एक्ट इसलिए ख़राब हुआ था क्योंकि उस दिन एक लड़की ने मुझे ख़राब एप्पल खिला दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था। मगर अब तुमसे सालों के बाद मिलकर फिर से मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, यानी मैं फिर से तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मगर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त हैजुन की गर्लफ्रेंड हो, जो बात मुझे बहुत दुख देती है। और बस फिर इतना बोल सॉन्गसू रूम से चला गया। मगर तभी दिखाया गया कि मीमो को होश आ चुका था, इसलिए उसने सॉन्गसू का पूरा लव कन्फेशन सुन लिया। इसलिए अब आगे क्या होता है, यानी क्या मीमो सॉन्गसू को एक्सेप्ट करेगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.